मॉर्निंग 9 क्लास आप सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। बच्चों, मैं आपको जो आज पाठ पढ़ा रही हूँ लोकतांत्रिक अधिकार, और इसको मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें से कुछ टॉपिक आपको मैंने कराए और अभी इसमें से कुछ टॉपिक रह गए जो मैं आपको कराना चाहती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें संविधान में अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भारतीय संविधान में नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौलिक अधिकार, जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि अधिकार वे सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को समाज तथा राज्य द्वारा उसके विकास के लिए दी जाती हैं। और प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की व्यवस्थाएं हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। और जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि समस्त शासन प्रणाली में लोकतंत्र ही ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति को सभी प्रकार के अधिकार व स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। और बच्चों आप जानते हो कि संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है और उन आधारभूत आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बताया और अभी आपको मैं संक्षेप में बता रही हूँ। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक परिधि में रहकर अपने विचार तथा व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। तो अब हम बच्चों देखते हैं, अब हम आज आते हैं नैतिकता का अधिकार। नैतिकता के अधिकार बच्चों इस प्रकार है कि किसी देश में लोगों को कुछ अधिकार नैतिक आधार पर दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी देश में लोगों को कुछ अधिकार नैतिकता आधार पर दिए जाते हैं, है ना। वे अधिकार मनुष्य एवं समाज दोनों के हित में होते हैं। किसके हित में होते हैं? मनुष्य एवं समाज दोनों के हित में होते हैं। जीवन की सुरक्षा, ध्यान दीजिए बच्चों, जो जीवन की सुरक्षा होती ना, और स्वतंत्रता, धर्म पालन, शिक्षा प्राप्ति, संपत्ति रखने में आदि की जो सुविधाएं देने पर ही मनुष्य भलाई की हो सकती ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि फिर से हम आपको दोहरा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता, धर्म पालन, शिक्षा प्राप्ति, संपत्ति रखने आदि की सुविधाएं देने पर ही मनुष्य की भलाई हो सकती है। इनमें से समाज भी उन्नत होता है ना। कौन उन्नत होता है बच्चों? समाज उन्नत होता है। इसलिए समाज स्वेच्छा से इन अधिकारों को प्रदान करता है। कौन करता है? समाज जो होता है स्वेच्छा से इन अधिकारों को प्रदान करता है। कौन सा अधिकार बच्चों? नैतिकता का। जब तक ऐसे अधिकारों के पीछे कानून की मान्यता या दबाव नहीं रहता, ये नैतिक अधिकार कहलाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जब तक ऐसे अधिकारों के पीछे कानून की मान्यता या दबाव नहीं रहता है, ये नैतिक अधिकार कहलाते हैं। नैतिक अधिकारों की मान्यता सामाजिक निंदा तथा आलोचना के भय से दी जाती है। ध्यान दीजिए बच्चों कि नैतिकता अधिकार कहलाते हैं जिनको मैंने आपको बताया, जब तक ऐसे अधिकारों के पीछे कानून की मान्यता या दबाव नहीं रहता, ये नैतिक अधिकार कहलाते हैं। नैतिक अधिकारों की मान्यता सामाजिक निंदा तथा आलोचना के भय से ही दी जाती है। यदि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं की जाती है तो समाज निंदा करता है। कभी ध्यान दीजिए, यदि आप लोग अपने माता पिता की सेवा ना करें तो कौन देगा? सरकार तो आके आपको निंदा नहीं करेगी, आपको दोषी नहीं ठहराएगी, लेकिन समाज क्या करता है? आपको क्या करता है? निंदा करने लगता है ना कि देखो अपने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं। इसलिए माता पिता का ये नैतिक अधिकार है। अब हम आते बच्चों कानूनी अधिकार। बच्चों कानूनी अधिकार इस प्रकार है, ऐसे अधिकार जिन्हें राज्य की स्वीकृति मिल जाती है। कैसे अधिकार? जिन्हें राज्य की स्वीकृति मिल जाती है, उन्हें कानूनी या वैधानिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार को जिन्हें राज्य की स्वीकृति मिल जाती है ना, उन्हें कानूनी या वैधानिक अधिकार कहते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अदालत में दावा कर सकता है ना। ऐसे अधिकार होते हैं बच्चों जब उनका अधिकार ये छीनता है या कोई प्रॉब्लम आती है या कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या अधिकार से वंचित करता है ना बच्चों, तो इन्हें प्राप्त करने के लिए वे व्यक्ति कहाँ पे जा सकता है? अदालत में दावा कर सकता है। जीवन संपत्ति, है ना, अब मनुष्य का जीवन, संपत्ति, कुटुंब आदि के अधिकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति या अधिकार इन्हें छीनने का प्रयत्न करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई
की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, कौन से अधिकारों के लिए? जो कानूनी अधिकार होते हैं ना, यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का इन अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है और राज्य उनका उल्लंघन करने वालों को क्या करता है बच्चों? दंड देता है। इसलिए कानूनी अधिकार के पीछे राज्य की शक्ति रहती है। तो बच्चों हमने भी देखा ये कानूनी अधिकार। फिर हम आते हैं, इनमें से जो टॉपिक कुछ थे बच्चों, प्रतिज्ञा पत्र पे आते हैं। अब हम आते हैं बच्चों प्रतिज्ञा पत्र पर। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, अब हम आते हैं बच्चों प्रतिज्ञा पत्र। नियमों व सिद्धांतों को बनाए रखने का व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नियमों व सिद्धांतों को बनाए रखने का व्यक्ति, समूह या देश का वायदा जो होता है वो प्रतिज्ञा पत्र कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान, नियमों है ना, जो देश के नियम होते हैं, व सिद्धांतों को बनाए रखने का व्यक्ति, समूह या देश का वायदा प्रतिज्ञा पत्र कहलाता है। ऐसे बयान या संधि पर हस्ताक्षर करने वाले पर इसके पालन की वैधानिक वैधता होती है ना, जो सरकारी जो होती है, जो नियम होते हैं ना, हाँ, उनका जो आदेश होता है। अब हम आते हैं बच्चों बंधुआ मजदूरी पर। किस पे आ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, बंधुआ मजदूरी क्या है, जो कि इसमें इस पार्ट में आया हुआ है बंधुआ मजदूरी के बारे में। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि बंधुआ मजदूरी वो है जो मजदूरों को अपने मालिक के लिए क्या होती है, जो मजदूर होते हैं ना, उनको अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े सा अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बंधुआ मजदूरी होती है ना, वो अपने मालिक के लिए क्या करते हैं? मुफ्त, है ना, मुफ्त में या थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करते हैं, ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है। और जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उससे क्या कहलाता है? ये बंधुआ मजदूरी। इस तरह के प्रश्न बच्चों आ सकते हैं छोटे छोटे बन के, इनको आप ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर हम आते हैं बच्चों राष्ट्रीय मानव आयोग। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि राष्ट्रीय मानव आयोग पर एक हम कभी कभी लिखने को आ जाता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना एक कानून के तहत 1993 में ईस्वी में हुई। कब हुई बच्चों? राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना कानून के तहत, है ना, 1993 ईस्वी में की गई। इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है बच्चों? राष्ट्रपति द्वारा। इस आयोग में सेवानिवृत्त, है ना, जो सेवानिवृत्त होते हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं, वो न्यायाधीश, अधिकारीगण तथा नागरिक शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं बच्चों? इस आयोग में सेवानिवृत्त, जो यानी कि रिटायर हो जाते हैं न्यायाधीश, जज लोग होते हैं, अधिकारीगण तथा नागरिक शामिल होते हैं। लेकिन इसे अदालती मामलों में निर्णय देने का अधिकार नहीं होता, है ना, ये अदालत के मामले में न्याय नहीं दे सकते हैं। ये पीड़ितों को संविधान में वर्णित सभी मौलिक अधिकारों सहित सारे मानव अधिकार दिलाने पर ध्यान देते हैं। किस पे? जो पीड़ित होते हैं ना, जो वहाँ सताए हुए जाते हैं, है ना, उनको संविधान में वर्णित, जो संविधान में दिए गए हैं मौलिक अधिकारों सहित सारे मानव अधिकार दिलाने पर ध्यान देता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियाँ भी शामिल हैं जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन सी चीज़? इनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियाँ भी शामिल हैं जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं किसी को सज़ा नहीं दे सकता। कौन नहीं दे सकता? ये जो आयोग बनाया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वयं किसी को सज़ा नहीं दे सकता। ये मानव अधिकार के हनन, है ना, जैसे कि मानव अधिकार को का हनन होता है ना, छीने जाते हैं, किसी भी मामले की जांच करता है तथा देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए भी अन्य सामान्य कदम उठाता है ना। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या करता है? ये मानव अधिकार का जो हनन होता है ना, जैसे अधिकारों से उनको छीना जाता है या वंचित किया जाता है ना, तो किसी भी मामले की जांच करता है ना, और क्या करता है? देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अन्य सामान्य कदम भी उठाता है। ये गवाहों को इसके समक्ष पेश करता है, जो विटनेस होता है ना, उनको क्या करता है? उनके सामने पेश होने के लिए आदेश दे सकता है। किसी सरकारी कर्मचारी से पूछताछ कर सकता है, किसी आधिकारिक दस्तावेज की मांग कर सकता है ना, किसी जेल का निरीक्षण करने के लिए उसका दौरा कर सकता है ना, जेल में कोई व्यक्ति है तो उसके लिए ये आयोग क्या करेगा? जाके वहाँ निरीक्षण कर सकता है कि उसके साथ क्या
कार्रवाई हो रही है या क्या अत्याचार हो रहा है या क्या हो रहा है ना, जेल में निरीक्षण करने के लिए दौरा कर सकता है ना, और तथा किसी स्थान पर जांच करने के लिए भी अपना दल भेज सकता है। देश के 14 राज्यों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे राज्य मानव अधिकार आयोग हैं, है ना। कैसे? देश में 14 राज्यों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे राज्य मानव अधिकार आयोग हैं। तो बच्चों, आपने भी इसको सुना और इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। कभी कभी राष्ट्रीय मानव आयोग पर टिप्पणियाँ लिखने को आ जाती हैं या उनके बारे में लिखने को आ जाता है, तो आप इनको सुनिएगा और बहुत अच्छे से कॉपी में भी इसको लिखिएगा। अब हम आते हैं बच्चों, जो इसमें एक टॉपिक दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों की अधिकारों के विस्तार में क्या भूमिका है। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पर कई अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र सामाजिक, है ना, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधार पर कई अधिकारों को मान्यता भी प्रदान करता है। यह अधिकार भारत के संविधान के में प्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकारों को हिस्सा नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र आर्थिक, सामाजिक, है ना, एवं सांस्कृतिक आधार पर कई अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। यह अधिकार भारत के संविधान में प्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। इन अधिकारों में प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं बच्चों, हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि पहला है स्वास्थ्य का अधिकार। कौन सा अधिकार बच्चों? स्वास्थ्य का अधिकार ना, जैसे बीमारी के दौरान चिकित्सीय देखभाल, बच्चे के जन्म के समय महिलाओं की विशेष देखरेख तथा महामारियों को रोकथाम। पहला अधिकार कौन सा हुआ इसमें जो है बच्चों? स्वास्थ्य का अधिकार ना, जिसमें कि बीमारी के दौरान चिकित्सीय देखभाल, है ना, चिकित्सीय माने डॉक्टरी, है ना, डॉक्टरों के द्वारा देखभाल की जाने वाली, बच्चे के जन्म के समय महिलाओं की विशेष देखरेख तथा महामारी की रोकथाम, है ना। महामारी जैसा अभी क्या चल रहा है बच्चों, कोरोना ना, उस समय भी बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र का जो अधिकार होते हैं वो बहुत ही वो हो जाते हैं, विस्तार में हो जाते हैं। और जैसे दूसरा है शिक्षा का अधिकार। पहला तो हमने स्वास्थ्य का देखा, फिर हमने क्या देखा? शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क माने बिना फीस और अनिवार्य, है ना। जैसे कि सरकार ने निकाल रखा ना, 14 साल के अंदर के बच्चों को देखा आपने ना, 8 तक के बच्चों को, 8 तक के जो क्लास के होते ना, क्या होता है, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ना, और अनिवार्य की जाती है। उनको भोजन, कपड़े, किताबें सब मिलती है ना, आपके स्कूलों में भी मिलती है सब। और शिक्षा के लिए समान अवसर, है ना, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऊपर क्लास या हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी समान अवसर प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों की अधिकारी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमने अभी आपको क्या देखा? पहले स्वास्थ्य के बारे में देखा, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और फिर हम देखते हैं काम करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर मिलना चाहिए। मिलता है कि नहीं मिलता है? कोई भी व्यक्ति कोई भी तरह की भी नौकरी कर सकता है, कोई भी अपना जीवन यापन करने के लिए कोई तरह का भी उसके लिए रोकथाम नहीं की गई है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें स्वतंत्र रहता है ना। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर मिलना चाहिए। सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य परिस्थितियाँ, है ना, सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य परिस्थितियाँ होनी चाहिए। उचित मेहनताना भी होना चाहिए ना, जो कि मतलब कि जो जितना काम करे उनको उस हिसाब से मेहनत का पैसा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं उनका हक मारा जा रहा हो ना। मजदूरों तथा उनके परिवारों को सम्मानजनक जीवन स्तर पर उपलब्ध कराना होता है ना। फिर हम आते हैं बच्चों इसी में देखते हैं कि काम करने का अधिकार में कि उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार, जिसमें उपयुक्त भोजन मिलना चाहिए सबको, कपड़े तथा निवास स्थान शामिल होता है ना। इसमें क्या आता है काम करने के अधिकार में? ये देखा जाता है कि उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार हो, जिसमें उपयुक्त भोजन मिल रहा है कि नहीं, कपड़े, निवास स्थान आदि, रहने का जगह, है ना, सामाजिक सुरक्षा तथा बीमे का अधिकार। तो बच्चों, हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के अधिकारों के अंतर्गत इसको लिखा। ये भी आपके परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन बन के आ सकता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं, इनको आप विस्तार में लिखिए, या कुछ नाम दे के भी आ सकता है कि स्वास्थ्य का अधिकार क्या है, शिक्षा का काम करने का क्या है ना।
फिर हम आते हैं बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का समूह है। बच्चों हम अब देख रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का समूह, है ना। अब हम इनके बारे में आपको बताएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकारों के अधीन भारतीय नागरिकों को अनेक प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान की गई, और जिनका विवरण बच्चों हम इस प्रकार हम आपको बता रहे हैं कि कभी कभी ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, और इसको याद करिए, ये आपकी क्लास 10th में भी आ सकता है। तो मैं आपके उसके बारे में बता रही हूँ। जैसे कि पहला है भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, जो इसके अंतर्गत आती है। शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ अथवा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी क्षेत्र अथवा स्थान पर घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अब मैं आपको पहले फिर से बताऊंगी, जैसे कि बताया, भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी विचारों को दूसरे पर प्रकट कर सकता है, कहीं भी भाषण दे सकता है, इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। और संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 के अनुसार शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यानी शांतिपूर्ण, है ना, बिना कोई भेदभाव के, बिना शस्त्रों के, बिना हथियारों के भी हम इकट्ठा हो सकते हैं। ये प्रत्येक नागरिक को इस चीज़ की स्वतंत्रता है। और संघ अथवा समुदाय बनाने की, है ना, कोई भी समुदाय, कोई भी ग्रुप तरह बनाया जा सकता है। और तो देखा होगा आपने, आपके देश में, आपके राज्य में, आपके शहरों में भी बहुत तरह के ग्रुप बनाए, समुदाय बनाए जाते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता है। भारत में किसी भी क्षेत्र अथवा स्थान पर घूमने फिरने की, आपने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने देश क्या प्रदेश कहीं भी जा सकते हैं, उसकी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता रहती कहीं भी घूमने की, चाहे वो अपना शहर हो, अपना देश हो, कहीं भी, है ना बच्चों। बच्चों प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में रहने अथवा निवास करने की भी स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी भारत के अपने देश में जाकर निवास कर सकता है ना, और रहने की, कहीं घर बना सकता है। हाँ, जैसे कि, लेकिन ये होता है कि हम दूसरे देश में जाकर अगर हम घर बनाते हैं तो वहाँ की हमको नागरिकता मिलेगी तभी हम जाके, लेकिन अपने देश में तो हम किसी भी शहर में जाकर, कहीं भी जाके अपने निवास को बना सकते हैं। फिर है कोई भी व्यवसाय अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता रहती है, यानी कि कोई भी व्यवसाय, चाहे वो किसी तरह का बिजनेस हो, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, रोजी रोटी किसी तरह से भी कमा सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून तोड़े दंड नहीं दिया जा सकता, है ना, ये भी उनको स्वतंत्रता दी गई, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में आती है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने पर दंड दिया जा सकता है अगर वो कानून तोड़ता है, तो इस तरह की स्वतंत्रता है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता ये नहीं होनी चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति को हानि हो, और ऐसे व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड दिया जा सकता अगर वो उस स्वतंत्रता का गलत भी प्रयोग करता है। बच्चों, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने का मजबूर नहीं किया जा सकता, और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस 24 घंटे के अंदर उसे न्यायाधीश के सामने उपस्थित कर सकती है। तो बच्चों हमने ये सब देखा, और ध्यान दीजिएगा कि हमारी स्वतंत्रता जैसे दिया गया ना कि अगर हम अपनी स्वतंत्रता को गलत प्रयोग करते तो वो हमारी स्वतंत्रता नहीं कहला सकती। हमें उसी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई जिस पाठ में हमने बताया कि जिससे किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हानि ना पहुँचे, किसी व्यक्ति का रास्ता में हानि ना पहुँचे, हमारी स्वतंत्रता किसी को बाध्य ना कर सके, है ना, हमारी स्वतंत्रता से किसी का बुरा ना हो सके। और अपनी स्वतंत्रता तभी हो जब हम अपने जीवन का विकास कर सकें, तभी हमारी स्वतंत्रता